हेलो एवरीवन, अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी तेरे होने की दुआ का अगला भाग। शिवी ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। उसने आसपास देखा। वो अपने कमरे में थी। उसने खुद से कहा, सब सपना था, लेकिन जल्द कुछ नहीं किया तो कहीं ये हकीकत न बन जाए। वो तुरंत अथर्व को देखने गई। वो अपने स्टडी रूम में डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। वह पीछे से उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, आप ठीक है ना? अथर्व ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बिठा लिया और पूछा, अचानक ये सवाल क्यों? शिवी ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, एक बुरा सपना देखा था। जब भी मैं ऐसे दिन में सोती हूँ कभी अच्छे सपने नहीं आते। अथर्व ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं नहीं होता पास में। अब से तुम्हें जब भी नींद आए मेरे करीब ही सोया करो, ताकि तुम्हें सिर्फ अच्छे सपने आए। शिवी ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। इधर ईशान कबीर और दर्शन के साथ अपने कमरे में बैठा था। ईशान ने दोनों को देखते हुए कहा, तुम सबको नहीं पता मुझे इस घर में क्या क्या झेलना पड़ता है। वो शिवांगी सिर्फ दिखने में सीधी सादी और नादान लगती है बिल्कुल भी नहीं। अथर्व के आसपास रहने के लिए मुझसे झगड़ा करती रहती है। तुम लोगों को पता नहीं, दोनों रोज साथ सोते हैं और रोज सुबह जब मैं उनके कमरे में अथर्व से मिलने जाता हूँ तो आंखें बंद करके जाना पड़ता है। ना जाने क्या क्या देखा है मेरे इन मासूम आंखों ने। बिस्तर पर ईशान के पास बैठे दर्शन ने एक्साइटेड हो पूछा, क्या तुमने उन्हें किसी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया? ये सवाल सुनते ही दूर चेयर पर बैठे कबीर के कान खड़े हो गए। उसने मन में कहा, अभी तक अथर्व के घर में दोनों के रिश्ते के बारे में सबको नहीं पता और दोनों अपनी लिमिट क्रॉस करने लगे हैं। ईशान ने दर्शन को देखा और उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, बस यही देखना बाकी रह गया है। फिर याद आने पर बोला, उसने मुझे ऐसी तस्वीर भेजी जिसे देखने के बाद मैंने पूरे आधे घंटे अपनी आंखें धुली। उसने अपना फोन निकालकर उसे देते हुए कहा, देख ले वो कैसे अथर्व से चिपक कर फोटो खींच मुझे भेजी है। उसने उसे मैसेज बॉक्स खोलकर दिखाया। शिवी ने अथर्व के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था और दोनों मुस्कुराते हुए कैमरा को देख रहे थे। दर्शन ने उसे देखते हुए कहा, इसमें ऐसा क्या था जो तू अपनी आंखें धुल रहा था? दोनों बस साथ में लेटे हैं, कौन सी बड़ी बात है? ईशान ने बेयकीनी से उसे देखा, तुझे सिर्फ ये दिख रहा है? अरे वो इतना चिपक कर तस्वीर मुझे भेज सकती है तो पता नहीं अकेले में उसके साथ क्या क्या करती होगी। मेरा प्यारा अथर्व पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त कर रहा होगा। मुझे तो उसकी मुस्कान के पीछे भी दर्द दिख रहा है। कबीर और दर्शन एक दूसरे को देख मुस्कुराए। ईशान ने कभी अथर्व की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने दी थी, क्योंकि कोई भी लड़की उसे अथर्व के लिए सही लगती ही नहीं थी। जब भी कोई लड़की उसे अप्रोच करती वो कुछ न कुछ करके उसे भगा देता था, चाहे स्कूल हो या फिर जब दोनों दिल्ली में रह रहे थे। फिर शिवांगी तो शादी के बाद ही भाग गई थी और उसने अथर्व को उसके लिए परेशान देखा था। वो उसे कहाँ से अथर्व के लिए सही लगती। चरक हॉस्पिटल में अंजलि जी को उनकी केबिन में एक आदमी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देने आया। उसने कहा, जैसा कि आपने कहा था डॉक्टर कपूर, इसमें एक सेकंड भी मिस नहीं है। अगर आपको किसी खास चीज़ की तलाश है तो हम उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं। अंजलि जी ने कहा, ज़रूरत पड़ी तो मैं बता दूंगी। उन्होंने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाया और वीडियो देखने लगी। सबसे पहले दिन माया के जाते ही एक हॉस्पिटल स्टाफ अपने चेहरे को ढके अंदर गई थी, लेकिन बाकी दिन हाथ में फूल और पौधे लिए वही लड़की अंदर जा रही थी। उन्होंने कहा, इसका मतलब माया अथर्व से मिलने नहीं आती थी, तो अथर्व किसकी आवाज़ पर रिएक्ट कर रहा था? ये लड़की कौन है और अपनी पहचान क्यों छिपा रखी है? इधर दर्शन और कबीर जाने से पहले अथर्व से मिलने उसके कमरे में ईशान के साथ आए। उन्होंने जब अथर्व को कमरे में नहीं पाया तो उसके स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। सीवी अथर्व की गोद में बैठी आंखें बंद किए सो रही थी। ईशान ये देखते ही चिल्लाने वाला था, जब दर्शन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया
और कबीर उसे खींचते हुए बाहर लेकर आ गया। वह बोला, देखा तुम सबने, अभी अगर हमारी जगह आंटी होती तो। दर्शन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ईशान, तुम भूल जाते हो, भले ही घर में किसी को उनके रिश्ते के बारे में नहीं पता, लेकिन वो है तो उसकी बीवी ही। ईशान ने दूसरी तरफ चेहरा फेरते हुए कहा, मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। वो डॉक्यूमेंट में मरी हुई भी है। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है उसने मेरे अथर्व पर, जो वो उससे नाराज भी नहीं है अब। दर्शन ने कहा, प्यार करता है अथर्व उससे, वरना वो उसे पिछले 3 साल से ढूंढ क्यों रहा था। ईशान दर्शन के गले लग गया। मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूँ। दर्शन और कबीर अथर्व से मिले बगैर चले गए। रात को अंजलि जी घर आई और सीधे अपने कमरे में चले गई। करण जी ने उन्हें देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं। उन्होंने उन्हें देखते हुए कहा, अथर्व सच कह रहा था, उससे कोमा में माया नहीं कोई और मिल रही थी, जो उसी हॉस्पिटल में काम करती है, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाई है। मैंने उसकी पहचान पता करने को कह दिया है। वो चेंज करने चली गई। करण जी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, इसका मतलब वो लड़की शिवांगी थी। जब तक अथर्व कोमा में था वो वहीं काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसने रिज़ाइन कर दिया था। फिर जैसे ही अथर्व घर आया वो यहाँ आ गई, लेकिन बीच में वो अथर्व के आसपास क्यों नहीं रही। तभी उनके दिमाग में कोई ख्याल आया। उन्होंने किसी को कॉल कर कहा, मैं एक काम दे रहा हूँ, जल्दी से कंप्लीट कर दो। अंजलि जी वापस आकर सो गई। कुछ ही देर में करण जी के फ़ोन पर कोई मैसेज आया। उसमें एक फ़ोटो थी, मंजीत की। उन्होंने मुस्कुराकर मन में कहा, तो ऐसे रह रही थी शिवांगी अथर्व के करीब। शैलेश ने ये बात मुझे नहीं बताई। सच कहा था पंडित जी ने, अथर्व की पत्नी उसकी रक्षक है। वह साये की तरह उसके साथ रही है। वह भी सोने के लिए लेट गया। इधर कृतिका अपने बेड पर लेटी मंजीत की तस्वीर देख रही थी, जो उसने चोरी से खींच ली थी। उसने धीरे से कहा, पता नहीं शैलेश अंकल कभी तुम्हारा नंबर देंगे भी या नहीं। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसने किसी को मैसेज कर मंजीत की फ़ोटो भेज कहा, इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। अगले दिन सुबह माया अंजलि जी के लिए ग्रीन टी लेकर उनके कमरे में आई। ये देखकर अंजलि जी ने कहा, ये झूठी परवाह दिखाने की ज़रूरत नहीं है माया। माया ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है आंटी, जो आप ऐसे बात कर रही हैं। अंजलि जी ने जलती निगाहों से उसे देखा। तुमने झूठ बोला। तुम कभी भी अथर्व से मिलने नहीं आई थी जब वह कोमा में था। उससे मिलने के लिए कोई और लड़की आ रही थी, जिसका पता मैं बहुत जल्द लगा लूंगी। माया ने मन में कहा, इसका मतलब उस लड़की ने अपनी पहचान छुपाई है। इस बात का फ़ायदा मैं उठा सकती हूँ। उसने कहा, आंटी, मैंने बताया तो था, मुझे डैड से छुपकर अथर्व से मिलने आना पड़ता था। अंजलि जी ने कहा, बस करो माया, और कितना झूठ बोलोगी। मैं कल शाम तक तुम्हारे और विक्रांत के रहने के लिए एक सेफ जगह का इंतज़ाम करवा दूंगी। अपने बैग पैक करना शुरू कर दो। माया ने मन में कहा, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कहीं ऐसा ना हो जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी उसे अधूरा छोड़ कर जाना पड़े। ईशान अपने कमरे में पैकिंग कर रहा था जब सीवी वहाँ आई और एक बॉक्स थमाते हुए बोली, तुम्हारे लिए कुछ घर का खाना, अगर यहाँ की याद आए तो खा लेना, लेकिन जितने दिन मन करे आराम से वहाँ रहना। ईशान ने बॉक्स को खोला। उसमें कुछ सूखा नाश्ता था। उसने कहा, मैं 2 दिन में ही वापस आ जाऊंगा। तुम्हें अथर्व के साथ अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता मैं। शिवांगी ने मुस्कुराकर कहा, क्या पता जब तक तुम वापस आओ तुम्हारे लिए कोई खुशखबरी इंतजार कर रही हो। वह चली गई। ईशान अपना दिमाग दौड़ाने लगा। खुशखबरी? क्या वो अथर्व को पापा बनाने की तैयारी में लग गई है? अब मैं क्या करूं? अथर्व को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा और काम भी जरूरी है। अगली सुबह ईशान अथर्व के कमरे में आया और उसके गले लगते हुए बोला, अथर्व, अपना ख्याल रखना। अगर तेरी शिवांगी तेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे
तो अपने स्मार्ट वॉच से मुझे SOS मैसेज भेज देना। मैं तुझे बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अथर्व ने कहा। वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी। ईशान ने सोफे पर बैठे शिवांगी को देखा, फिर अथर्व के कान में बोला। वो बोल रही थी वो मेरे लिए खुशखबरी तैयार रखेगी। क्या पता वो मुझे चाचा बनाने के बारे में सोच रही हो। तेरी बॉडी पर तेरा कोई कंट्रोल नहीं, वो तुझे छूती है और तू। अथर्व ने शिवांगी की तरफ देखा जो ईशान को घूर रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तू ज्यादा सोच रहा है, वो ऐसा कुछ सोच भी नहीं रही। ईशान ने शिवांगी को देखा, फिर मुंह बनाते हुए बोला, इसका ख्याल रखना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे ये फिजिकली थके। मैं यहाँ नहीं हूँ जो तुम दोनों के लिए कवर अप करूँ, इसलिए इससे उस तरीके से चिपकने के बारे में मत सोचना। शिवांगी कुछ बोली नहीं, बस आंखें छोटी कर उसे देखा। ईशान ने आगे बढ़कर अथर्व के गाल को चूम लिया। ये देखते ही शिवांगी की आंखें बड़ी हो गई, वो झटके के साथ खड़ी हो गई। ये देखते ही अथर्व मुस्कुरा उठा। ईशान ने अपने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, मुझे लेट हो रहा है। वह बाहर निकल गया। शिवांगी अथर्व के पास आकर उसके गाल को हाथ से पोंछते हुए बोली, उसकी हिम्मत कैसी हुई अपने होठ यहाँ तक लाने की। आने दो वापस, उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। अथर्व ने उसके होठों को हल्के से अपने होठों से छू लिया। इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। शिवांगी शर्माकर नीचे देखने लगी और बोली, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं उसे कार में बिठाकर विदा करके आती हूँ, कहीं रास्ते से वापस ना आ जाए। वह बाहर निकल गई। ईशान पुणे के लिए निकल गया। माया ऊपर बैल्कनी से उसे जाते देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। शिवांगी अकेले क्या ही कर लेगी। इस बार अथर्व को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दोपहर में शिवांगी अथर्व के लिए किचन में सूप बना उसके लिए ले जा रही थी। माया ने उसके पास आते हुए कहा, यह सूप मुझे चाहिए। शिवांगी ने कहा, यह डॉक्टर कपूर के लिए है, आप अपने लिए दूसरा बनवा लें। माया ने ट्रे पकड़ते हुए कहा, मैं भी बीमार हूँ और मेरा ख्याल रखना भी तुम्हारा काम है। शिवांगी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है मिस माया मल्होत्रा। मैं यहाँ डॉक्टर कपूर के लिए हूँ, आपके लिए नहीं। वह आगे बढ़ने लगी, तभी माया के चीखने की आवाज़ आई। शिवांगी ने देखा, पूरा सूप उसके हाथ पर गिर गया था। उसने कहा, तुमने जानबूझकर मुझे जला दिया ना। उसकी आवाज़ सुन अंजलि जी, जो दोपहर में अस्पताल से वापस आई थी, कमरे से बाहर आई और पूछी, क्या हुआ। माया ने कहा, आंटी, शिवांगी से बस मैंने इतना कहा था कि मेरे लिए भी सूप बना दे, तो उसने ये पूरा सूप मेरे हाथ पर उड़ेल दिया। अंजलि जी ने शिवांगी की तरफ देखा। वह बोली, आंटी, आप चाहे तो मीना दीदी से पूछ सकती हैं, मैं सिर्फ सूप लेकर जा रही थी, मुझे नहीं पता ये बाउल उनके हाथ तक कैसे पहुंच गया। अंजलि जी ने मीना की तरफ देखा। वह बोली, माया दीदी सही कह रही है। शिवांगी ने आंखें छोटी कर मीना को देखा। उसने मन में कहा, इसका मतलब माया ने पहले से पैसे देकर खरीद लिया है मीना दीदी को। वह बोली, किचन में निगरानी के लिए आपने कैमरा जरूर लगवाया होगा आंटी, आप उसकी फुटेज देख लीजिए। अंजलि जी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तभी उन्हें करण जी की एक बात याद आई। अंजलि, शिवांगी हो या माया, तुम दोनों में से किसी को नहीं जानती, इसीलिए अपने आंखों देखी और कानों सुनी पर ही यकीन करना। उन्होंने हॉल में लगे स्क्रीन को ऑन किया और कुछ देर पहले की फुटेज देखना शुरू किया। वहाँ सिर्फ ये दिख रहा था कि माया ने शिवांगी को रोका था, फिर अचानक वह अपने हाथ को पकड़ चिल्लाने लगी। इसमें सिर्फ शिवांगी की पीठ और माया के चेहरे के एक्सप्रेशन दिख रहे थे। अंजलि जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करें। उनको कुछ ना बोलता देख माया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, आंटी, शायद आपको यकीन नहीं है मुझ पर, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। वह दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ चली गई। अंजलि जी ने मीना से कहा, माया को फर्स्ट एड बॉक्स ले जाकर दे दो। वह अस्पताल के लिए निकल गई। शिवी दोबारा किचन में सूप बनाने चली गई। उसने मन में कहा, अब मुझे अथर्व के खाने का खुद ख्याल रखना होगा। इस घर में अंकल, आंटी और कृतिका के अलावा
और किसी पर यकीन नहीं कर सकती। वहीं अथर्व के कमरे में उसके कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। अथर्व सो रहा था। वह शख्स उसके करीब आया और अपने एक हाथ से पॉकेट से एक इंजेक्शन निकाला। उसने अथर्व के पैर में वो इंजेक्शन चुभा दिया और तेजी से उसमें भरा लिक्विड उसके पैर में डाल दिया। फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा बंद हुआ, अथर्व ने आंखें खोली और दरवाजे को देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई था यहाँ। कुछ देर में शिवी वहां आई और अथर्व को सूप दिया। उसे सोच में देख उसने पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, शायद मेरा वहम था। मुझे लगा जैसे इस कमरे में कोई आया था तुमसे पहले। शिवी ने दरवाजे की तरफ गौर से देखा। शाम तक माया ने अपनी पैकिंग कर ली। विक्रांत उसे लेने आया था। उसने अंजलि जी के सामने सिर झुकाते हुए कहा, आंटी, माया अथर्व को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसके करीब रहने के लिए उसने झूठ का भी सहारा ले लिया होगा। हो सके तो उसकी नादानी को माफ़ कर दीजिएगा। अंजलि जी ने कुछ भी नहीं कहा। माया के झूठ ने उनका दिल तोड़ दिया था। कार में बैठते ही माया ने कहा, काम हो गया है। अगले 2 दिन में हमें यह खबर मिलेगी कि अथर्व पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका है। 2 दिन बाद ईशान वापस आया और सीधे अथर्व से मिलने गया। उसने दरवाजे पर खड़े होते ही कहा, अथर्व मेरे दोस्त, मेरी गैर मौजूदगी का किसी ने फायदा तो नहीं उठाया ना? तभी अंदर देख उसने आंखें बंद कर ली और कहा, तुम दोनों को दरवाजा बंद करना नहीं आता? फिर आंखें खोलकर अंदर गया और शिवांगी की तरफ उंगली कर बोला, तुम दिन दहाड़े मेरे दोस्त की इज्जत पर हमला कैसे कर सकती हो? अथर्व अपनी शर्ट की बटन बंद कर रहा था। वह बोला, मेरी शर्ट पर कुछ गिर गया था। वो मेरी शर्ट चेंज करने में हेल्प कर रही थी और कुछ नहीं। ईशान ने धीरे से पूछा, क्या हुआ इतने दिनों में? शिवांगी ने उसे तिरछी नजरों से देखा। आपके लिए खुशखबरी है, मैंने अपनी टेम्पररी सौतन को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ईशान ने अपनी आंखें रोल करते हुए पूछा, तुम इसी खुशखबरी की बात कर रही थी? शिवी ने कंफ्यूज हो पूछा, तुमने क्या सोचा? ईशान ने अथर्व के पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे लगा तुम अथर्व को प्रेग्नेंट करने की तैयारी कर रही थी। दोनों ने उसे घूर कर देखा। उसने खुद को सुधारा। आजकल लोग कहते हैं ना, वी आर प्रेग्नेंट। शिवी ने गुस्से से उसे देखा और बड़बड़ाई, इस परमानेंट सौतन का कुछ करना पड़ेगा, वरना कभी ये खुशखबरी मुझे नहीं मिलने वाली। शिवी के टीम के घर पर संस्कार और आदित्य तेज कदमों से अंदर आए और सीधे उस कमरे में गए जहां विधि और विशाल अपने सिस्टम पर काम कर रहे थे। आदित्य ने पूछा, इतनी बड़ी खबर तुम दोनों ने इग्नोर कैसे कर दी? विधि ने सवालिया नजरों से उसे देखा। कौन सी खबर? संस्कार बोला, मल्होत्रा इस शहर में 6 महीने पहले आए हैं। उससे पहले उनका इस पूरे शहर में किसी को नाम तक नहीं पता था। आते ही उन्होंने चरक हॉस्पिटल में अपने काम के सिलसिले में बातचीत की। वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही उन्होंने डॉक्टर अंजलि कपूर के साथ अपनी करीबी बढ़ा ली और अब उनकी बेटी अथर्व की मंगेतर है। विधि ने कहा, यह सारी खबर तो विशाल पता कर रहा था। विशाल, तुम्हें पता नहीं चला? विशाल ने कहा, मैं उनके बारे में और पता कर रहा था। एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। संस्कार ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, है, बहुत बड़ी खबर है विशाल, खासकर तब जब सब कुछ 6 महीने में इतना आगे बढ़ा हो तो। तुमने इतनी इम्पोर्टेंट खबर को नज़रअंदाज कर दिया, वो भी तब जब अथर्व पर इस तरीके से हमले हुए हैं। और कुछ है जो तुम्हें पता चला है और हमें नहीं? विशाल ने ना में सिर हिला दिया। आदित्य बोला, विधि, अब ये तुम्हारी ड्यूटी है। मल्होत्रा की पूरी कुंडली निकालो। यहाँ से पहले कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उनके घर के एक एक सदस्य, सबके बारे में सब कुछ पता करो। विधि ने हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों वहाँ से चले गए। विशाल सिर नीचे करके बैठ गया था। विधि ने कहा, इतना परेशान मत हो। दोनों काम में कोई लापरवाही पसंद नहीं करते और कोई दिख जाए तो ऐसे ही गुस्सा करते हैं। तुम पहली बार हमारे साथ काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये सब नया लग रहा होगा। विशाल ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। विधि बोली,
तुम्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ को कितनी अहमियत देनी है। विशाल ने कुछ देर शांत रहने के बाद कहा। लेकिन संस्कार और आदित्य ने शिवी पर इतना गुस्सा नहीं किया था जब अथर्व ने उसे पीछा करते हुए पकड़ लिया था, या अथर्व को उसके यहाँ रहने के बारे में पता चल गया था। विधि उसके पास आई। दोनों बातें अलग है विशाल। उस वजह से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, न ही अथर्व ने हमारे बारे में जानने की कोई कोशिश की। हमने जो कहा उसने सिर्फ मान लिया। विशाल ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। क्या पता उसे हमारी पहचान के बारे में पता चल गया होगा। फिर उसका दोस्त भी तो हमारे बारे में सब जानता है। सच ये है कि वो दोनों उसकी गलती को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारी छोटी सी बात भी बड़ी हो जाती है। माया और विक्रांत एक साथ बैठे थे। अब माया अपना हाथ हिला पाती थी। उसने कहा, दूसरा इंजेक्शन लेते ही मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, अब अथर्व पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका होगा। तुम्हारा बदला पूरा हो गया। जैसे कपूर परिवार ने तुम्हें रुलाया था, अब वो रोएंगे। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद को बहुत चालाक समझती है ना शिवांगी, लेकिन उसे कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने अथर्व को इंजेक्शन दे दिया है। उसे लगा होगा मैंने उसे फंसाने के लिए अपने हाथ पर सूप गिराया था। सीसीटीवी की फुटेज दिखाकर उसने खुद को बेगुनाह साबित कर लिया है और वो मुझसे जीत गई। लेकिन सच ये है कि उसे किचन में उलझाकर मैं अथर्व के कमरे में गई थी ताकि उसे वो इंजेक्शन दे सकूं। कुछ देर बाद वो उससे अलग हो बोली, मुझे लगता है इस बारे में मुझे पता करना चाहिए। विक्रांत ने पूछा, लेकिन यह बात पता कैसे चलेगी? माया ने अपना फ़ोन उठाते हुए कहा, है कोई। इधर मीना, जो किचन में काम कर रही थी, उसका फ़ोन बजा। उसने पिक करते हुए कहा, हाँ माया दीदी। माया ने पूछा, अथर्व कैसा है? मीना ने पहले चारों तरफ देखा और फिर बोली, भैया ठीक है दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। वो शिवांगी इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। आजकल अथर्व भैया का खाना से लेकर पानी तक खुद लेकर जाती है। माया ने पूछा, तुमने अथर्व को देखा? मीना बोली, कहाँ दीदी, अब तो उनके कमरे में जाने का मौका भी नहीं मिलता। वो आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन एक बात अजीब लगी, ईशान भैया आते ही भागते हुए अथर्व भैया के कमरे में चले गए। माया ने मन में कहा, भागते हुए? इसका मतलब जरूर कुछ हुआ है। उसने कहा, ठीक है, अथर्व की खबर मुझे देते रहना। इधर अथर्व के कमरे में अथर्व को कौन फल खिलाएगा, इस बात को लेकर शिवी और ईशान में बहस होने लगी। शिवी ने कहा, आपको नहीं लगता आपको अपने लिए कोई लड़की तलाश कर लेनी चाहिए ताकि उसके लिए ये सारे काम करके अपनी चाहत पूरी कर सकें? ईशान ने उसे देखते हुए कहा, मैं अथर्व से दूर रहूं और तुम अपने चाल में कामयाब हो जाओ। एक तो तुम्हारी वजह से वो ना कुंवारा रहा न सुहागन बन पाया, अब और क्या करना चाहती हो? शिवी ने कहा, आप भूल रहे हैं, मैं उनकी लीगली वेडेड वाइफ हूँ। रही बात उन्हें सुहागन बनाने की, तो जल्दी वो भी हो जाएगा अगर आप उनसे थोड़ा दूर रहें तो। ईशान खड़ा हो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम भूल रही हो, दुनिया की नज़र में तुम मर चुकी हो। वर्जिन घोस्ट की तरह मेरे दोस्त के पीछे पड़ गई हो। शिवानी ने फुफकारते हुए उसे देखा, मुझे जिंदा होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ईशान अथर्व से लिपटते हुए बोला, जब जिंदा हो जाना तब बात करना। शिवांगी की मुट्ठियां कस गई। उसने उसे हाथ से पकड़ अथर्व से दूर खड़ा कर दिया और बोला, दोबारा अगर मेरे पति के आसपास भटकते हुए भी मैंने आपको देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशान भी अपने शर्ट की बाह चढ़ाते हुए बोला, कर क्या लोगी तुम, डरता नहीं हूं मैं तुमसे। शिवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भूल गए पिछली बार आपकी क्या हालत की थी? वह उसकी तरफ एक कदम बढ़ी ही थी जब अथर्व की आवाज आई, बस करो तुम दोनों। दोनों ने उसकी तरफ देखा और चौंक गए। वह अपने पैरों पर खड़ा था। दोनों की नजरों में हैरानी देख उसने खुद की तरफ देखा। उसके पैर कांपने लगे और वह अचानक से गिरने लगा। शिवी और ईशान दोनों ने उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया और बिस्तर पर बिठाया।
शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब आपका रिसर्च सक्सेसफुल हो गया। ईशान ने अथर्व का गाल छूते हुए कहा। मैं बहुत खुश हूँ। तू जल्दी ही अपने पैरों पर चल फिर पाएगा। शिवी दूसरी तरफ से उससे लिपट गई। अथर्व ने कहा, मुझे एक बार हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए। दोनों जल्दी ही उसे लेकर बाहर निकल गए। इधर उन्हें हड़बड़ी में जाते देख मीना ने माया को कॉल किया और कहा, माया दीदी, ईशान भैया के आते ही वो और शिवांगी अथर्व भैया को जल्दी जल्दी में लेकर कहीं गए हैं। माया ने परेशानी भरी आवाज में कहा, वो ठीक तो है ना? वो वापस आए तो मुझे बता देना, और घर में जो कुछ भी हो वो भी। माया ने कॉल कट करते ही विक्रांत के गाल को चूम लिया। लगता है हमारा काम हो गया। वो दोनों उसे जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अब अथर्व कभी ठीक नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। यहाँ हॉस्पिटल में चेकअप के बाद दर्शन ने कहा, फिलहाल तेरी मूवमेंट तो हो रही है और तुझे अपने पैरों में फीलिंग भी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कुछ दिन का इंतज़ार करने के बाद ही आगे हमें कुछ डिसाइड करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये इम्प्रूवमेंट टेम्पररी हो। अथर्व ने मुस्कुराकर कहा, तेरी बात सही है। दर्शन ने शिवांगी को देखते हुए कहा, ख्याल रखना इसके पैरों पर फिलहाल कोई भारी चीज ना जाए। शिवांगी उसे अजीब नजरों से देखने लगी। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, अथर्व की गोद में बैठना बंद कर दो, वो यही कह रहा है। शिवांगी ने मुंह फाड़े उन दोनों को देखा, फिर अपने नजरें झुकाते हुए मन में बोली, इन्होंने कब देख लिया? ईशान ने उसका चेहरा गौर से देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम हमसे नजरें चुरा रही हो। मुझे तो लगा था तुम इस दुनिया की सबसे बेशर्म लड़की हो। अथर्व ने कहा, मैं ख्याल रखूंगा दर्शन, वैसे भी वो कुछ नहीं करती, मैं करता हूँ सब। दर्शन और ईशान एक दूसरे को देख मुस्कुरा उठे। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि इस वक्त वह शायद निराश हो जाता, लेकिन शिवांगी की मौजूदगी ने उसे कभी हार नहीं मानने दिया। तीनों ने डिसाइड किया कि अभी इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। उनके घर वापस आते ही मीना ने माया को कॉल किया। माया ने दूसरी तरफ से पूछा, क्या हुआ मीना? वह कुछ बोलने वाली थी जब किसी ने फोन ले लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शिवांगी खड़ी थी। उसने कहा, माया जी, आप इस घर से चली गई हैं। जहाँ तक मुझे पता है आपका और डॉक्टर कपूर का रिश्ता जो होने वाला था उसे भी मैम ने तोड़ दिया है। इसलिए मुझे लगता है आपको डॉक्टर कपूर और कपूर हाउस से दूर रहना चाहिए। उसने कॉल कट कर दिया। मीना अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। उसने कहा, वो अथर्व भैया की फिक्र करती हैं इसलिए पूछ रही थी उनके बारे में। शिवांगी ने एक फीकी हंसी के साथ कहा, अगर फिक्र होती तो इस तरह झूठ नहीं बोलती, ना ही आपको पैसे देकर झूठ बुलवाती। मीना ने कहा, मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए हैं। शिवी ने उसका गला पकड़ लिया और कहा, अब तक झूठ बोल रही हैं आप। ये घर आपकी सही जगह नहीं है। मैं आपको आपकी सही जगह दिखा कर आती हूँ। वह उसकी बाह पकड़ ले जाने लगी। तभी किसी को दरवाजे से अंदर आते देख वहीं खड़ी हो गई। करण जी ने दोनों को देखते हुए पूछा, अब मीना ने क्या कर दिया? शिवांगी ने सिर झुका कहा, जब घर की खबर बिना मर्जी के बाहर जाने लगे तो देने वाले को घर से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ता है। मीना ने कहा, सर, ये लड़की कौन होती है ये करने वाली? ये खुद यहाँ काम करती है। तभी दो आदमी अंदर आए। शिवांगी ने मीना को उनके हवाले कर दिया। वह चिल्लाते रही, लेकिन करण जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो लोग चले गए। करण जी ने पूरे घर को देखते हुए कहा, अब इस घर का काम कैसे होगा बहू रानी? शिवांगी उनके ऐसे कहने से झेप गई। वह बोली, 1 घंटे में एक नई लड़की आ रही है। वह सीढ़ियों की तरफ चली गई। करण जी भी उसके पीछे पीछे अथर्व से मिलने आए। वो उसके पास बैठते हुए बोले, आपकी पत्नी अब इस घर में बहू होने के फर्ज निभाना शुरू कर चुकी है, तो अपनी माँ को अपने रिश्ते का बताने के बारे में क्या सोचा है? वैसे भी उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल में आपसे मिलने आने वाली लड़की शिवांगी थी। तीनों उन्हें हैरानी से देखने लगे। वो बोले, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन में लग गई हैं। अथर्व ने कहा,
सही वक्त आने पर मैं उन्हें बता दूंगा। करण जी खड़े हुए और दरवाजे तक जाने के बाद बोले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ को इस बारे में पता ना चले तो रात को अलग अलग कमरे में रहना ज़्यादा सही रहेगा। वह सीक्रेट डोर मुझे नहीं लगता आपने इसके लिए बनवाया था। तीनों एक बार फिर हैरान हो गए। करण जी बोले, मेरे घर में क्या होता है मुझे पता होता है अथर्व। अभी आप दोनों को थोड़ा दूर रहना चाहिए। ससुर तो आपने बना दिया, लेकिन मुझे इतनी जल्दी नहीं है दादा बनने की। वह मुस्कुराकर बाहर चले गए। शिवांगी का मन कर रहा था अभी ये जमीन फट जाए और उसमें वो समा जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करण जी से नजरें मिलाएगी भी तो कैसे। पहले उन्हें उन लोगों की शादी के बारे में पता चल गया और अब उन दोनों के साथ होने के बारे में। वो नजरें झुकाए अपने पैरों को देख रही थी। अथर्व ने कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए तुम्हें नजरें चुराने की जरूरत नहीं है। शिवांगी ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। अथर्व ने उसका हाथ पकड़ अपने पास बिठाते हुए कहा, डैड कुछ भी गलत नहीं सोच रहे होंगे। तुम्हें अभी आदत नहीं हुई उनकी बातों की। उन्हें मजा आता है किसी को अनकंफर्टेबल करने में। रात को माया विक्रांत के साथ बैठी थी। उनके सामने ग्रे कलर का बॉक्स था। उसने कहा, यह आखिरी डोज लेते ही मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं ये इंजेक्शन दे दूं? माया ने हाँ में सिर हिलाया और विक्रांत ने वो इंजेक्शन उसके हाथ में दे दिया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। फिर कुछ देर बाद अलग हो एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। माया ने आगे बढ़ उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लिया। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में खोने लगे थे। विक्रांत ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर लेकर चला गया। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े कमरे में इधर उधर बिखरे पड़े थे। दोनों चादर में एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे। माया ने विक्रांत की आंखों में देखते हुए कहा, आई मिस्ड यू सो मच माई लव। विक्रांत बोला, आई मिस्ड यू टू माई वाइफ। इधर विशाल अपने मॉनिटर को देख रहा था। उसमें एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था जिसमें हस्बैंड का नाम विक्रांत मल्होत्रा और वाइफ का नाम माया महेश्वरी लिखा था। वो उसे देख मुस्कुराया। विक्रांत एंड माया आर नॉट सिबलिंग्स, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। सच अ शॉकिंग न्यूज़। क्या अथर्व पूरी तरीके से ठीक हो पाएगा या माया की दी हुई दवा का कोई असर हो जाएगा? अब इस नए खुलासे के बाद कहानी किस मोड़ जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरे होने की दुआ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।